हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। चलो हम अब लेसन पे आते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं और लिपि हमारी संस्कृत भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर व्यंजन। ठीक है, तो आज हम पहला भेद है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्वर वर्ण, स्वर और व्यंजन होते हैं ना, तो पहला पार्ट आता है स्वर वर्ण। आइए स्वर वर्ण पे। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम ए बोलते हैं, ए में क्या मिला हुआ है भाई बताओ, कुछ नहीं मिला हुआ ना। ये ए है वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है ना, किसी की भी सहायता लेनी पड़ी क्या ये बताओ। और जैसे हम बोलेंगे कै, तो कै में क्या मिला हुआ है, कै हलंत और ए। ठीक है, जैसे कै कबूतर बोलते हैं ना, तो इसमें ए मिला हुआ है, तो ये स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है। कै क्या है, कै तो व्यंजन है और ए क्या है, स्वर है। जैसे हम बोलते हैं ए अनार, तो ए होता है ना, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ। ठीक है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। तो यही बात इसी परिभाषा में बोली गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। अब देखो जितने भी स्वर हैं सूत्रों के अनुसार अच प्रत्याहार है ना, जिसमें 9 स्वर आते हैं। ठीक है, और कुल देखा जाए तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब हम इन स्वरों को, स्वर है ना, इनका भी हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इनको भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो अब स्वर के कितने भेद होते हैं, देखो स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उच्चारण एंड मात्रा, इनके आधार पर हम स्वरों के 3 पार्ट में बांटते हैं। ओके, पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्लुप्त स्वर। ठीक है, संस्कृत में 3 भेद होते हैं स्वरों के। तो आइए ह्रस्व स्वर पे। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, इसको लघु स्वर भी बोल सकते हैं, एक मात्रा वाला स्वर भी बोल सकते हैं और ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। जैसे देखो ए में कोई मात्रा है क्या, नहीं है ना, तो ये छोटा ही है। ठीक है, ई, ये छोटी ई बोलते हैं ना इसको, तो इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर में माना गया है। छोटा ऊ और छोटी री, संस्कृत में री 2 होती है, बड़ी री और छोटी री। ठीक है, लरी, ये इनकी संख्या 5 है। जो ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर, छोटे स्वर, इनकी संख्या कितनी है, 5। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जो ये 5 है ना, इनको लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब जो मूल स्वर थे 5, ए ई उ री, ठीक है, इनसे ज़्यादा टाइम लगे बोलने में, इनसे दुगना समय लगे, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे, जैसे हम ए को बोलते हैं, ए बताओ कितना टाइम लगा। अब आ को बोल के देखो, आ, तो देखो ऐसे डबल टाइम लगाना, आ में आ को लंबा खिंचाना, आ। ऐसे ही ई छोटी को बोलो, ई, कितना जल्दी बोल दिया।
अब बड़ी ई को हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ई। तो देखो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ऐसे ही ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनमें जो मूल स्वर है उनसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें सब में मात्रा है, एक एक मात्रा है ना। उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। जो मूल स्वर हैं ह्रस्व स्वर वो कितने होते हैं, 5, ठीक है। दीर्घ स्वर होते हैं 8, ह्रस्व स्वर होते हैं 5, ओके। अब देखो विशेष ध्यातव्य मतलब विशेष बात लिखी गई है, वो ध्यान से पढ़ो। ए, ई, ऊ, री आदि ह्रस्व स्वर है, मतलब छोटे स्वर हैं, इन पे एक ही मात्रा होती है। इनका उच्चारण काल 1 मात्रा है। इन्हीं में जब दुगना समय लगा दिया जाए तो आ, ए का क्या हो गया, आ, छोटी का बड़ी ई, ऊ का ऊ, री का री, ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो नियम नंबर 2, ए, ओ, ऐ और भी दीर्घ स्वर है। ये और भी अधिक ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। बोलते हैं ना, इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें और भी ज़्यादा समय लगता है। ये निम्न रूप से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिश्र विकृत या संधे अक्षर कहते हैं। जैसे ये ना 2-2 स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको मिश्र विकृत या संधे अक्षर भी कहते हैं। जैसे ए है वो किससे मिलकर बना है, ए धन ई बराबर ए, ठीक है। ए धन ऐ बराबर ऐ, ए धन ऊ बराबर ओ, ए धन ओ बराबर औ, ठीक है। जैसे हम आगे संधि पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगी आपको कि ये किस प्रकार से हमारे काम में आते हैं, ठीक है। जैसे ए ई का क्या बन गया, ए, और ए ऊ का क्या बन गया, ओ, जिससे गुण स्वर संधि बनती है, ठीक है। और ए का क्या बन गया, ऐ, और ए प्लस ओ का क्या बन गया, औ। ये वृद्धि संधि के अंदर लगता है ये नियम, ओके। अब आइए प्लुप्त स्वर, क्या पढ़ेंगे, प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब है, हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब देखो ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगा था दीर्घ में, दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा प्लुप्त में। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, ठीक है। प्लुप्त स्वर में इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुप्त का ज्ञान कराने के लिए ओम अंक स्वर के आगे लगाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में करते हैं। जैसे ए और ए के आगे ये जो चिन्ह लगा रखा है ना, ये वाला लगाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ओम, तो ओ को बोला जो ये ई की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लंबाई खींचते हैं, ठीक है ना, ओम ऐसे। इन स्वरों को ठीक से याद रखने के लिए यह श्लोक ध्यान रखना चाहिए। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुप्तो शेयो व्यंजनम 4 मात्रकम, ठीक है। 1 मात्रा वाला दीर्घ होगा, 1 मात्रा वाला ह्रस्व होगा, 2 मात्रा वाला दीर्घ होगा और 3 मात्रा वाला
प्लुप्त स्वर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संस्कृत भाषा में अधिकतर ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या 13 मानी गई है। ठीक है, वैसे सूत्रों के अनुसार हम देखते हैं तो 9 होते हैं, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। और वैसे देखा जाए, कॉमन में देखा जाए तो इनकी संख्या होती है 13। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वरों को मिलाकर कुल संख्या 22 हो जाती है। वैसे तो हम पढ़ने में तो 13 ही पढ़ते हैं, बाकी अगर प्लुप्त स्वर को भी इनमें मिला देते हैं ना तो इनकी संख्या 22 हो जाती है, जिसमें से 5 ह्रस्व है, 8 दीर्घ और 9 प्लुप्त है। संस्कृत भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वे निम्न है। देखो कौन कौन से हैं। ए, ई, उ, री। ये इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, री दीर्घ, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ए, आई, ओ, औ दीर्घ संध्यक्षर है ये, क्योंकि ये 2 मतलब स्वरों से मिलकर बने हैं ना, इसीलिए मिश्र विकृत है ये। वैसे तो ये भी दीर्घ स्वर में ही आते हैं। ओके, तो अब देखो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना, पीछे जितना भी पढ़ा है तो उसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और आप क्लास 8th में हो गए हो, इसीलिए आपका क्वेश्चन लेसन के अंदर से भी आ सकते हैं और जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दे रही हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1। अष्टाध्यायी अध्याय किसने लिखा था? ठीक है ना, ये किसने लिखा था जो हमने पढ़ा है, अष्टाध्यायी अध्याय किसने लिखा था, तो उसका नाम आपको आंसर में देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 14 माहेश्वर सूत्र किसके डमरू से निकले थे? ओके, ये मैंने बताया था आपको, लेसन में तो नहीं दिया गया लेकिन मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी बाद में आपको। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि संस्कृत शब्द है वो किस किस से मिलकर बना है? इसका आंसर आपको इसमें से देख के करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, जो मैंने अच्छे से करवाया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, और इसके कितने भेद होते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 क्या होगा? स्वर किसे कहते हैं? ये मैंने आज आपको पढ़ाया है। ठीक है, और फिर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, ये उनके आपको नाम लिखना है। ओके, तो ये आपको अच्छे से करना भी है और लर्न भी करना है। ओके, बाय।